Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. In this video, I will be teaching you about the splitting of NQR spectrum. In my earlier video of this lecture series, that is lecture number 6A, I had already discussed about the basic fundamentals of NQR spectroscopy. And in this video, we will learn its extension like splitting of NQR spectrum, energy levels of NQR spectrum, and how to determine the energy of the energy levels, and lot of many other things. Before I start my video, first of all, I want to give my thanks to my all viewers to show the interest in my video, because after uploading my last NQR video, I got lot of queries related to NQR. Therefore, I am starting this video lecture with discussion with किसके साथ about the problem you have raised, कि हमारी क्या क्या problems थी. तो मेरे सामने काफी सारी queries आई, जिनमें से कुछ queries जो कॉमन बेसिक थी, जिससे हम सब कुछ समझ सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से थी. जब पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे पूछा मेल के थ्रू, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डाल के, सर हमें क्वाड्रुपोल मोमेंट समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ठीक है ना, कि सर हमें दोबारा समझा दीजिए क्वाड्रुपोल मोमेंट. तो पहला प्रॉब्लम था क्वाड्रुपोल मोमेंट. पहली बात हमने करी क्वाड्रुपोल मोमेंट, हम देखो डिस्कस कर लेंगे दोबारा से. दूसरा बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर टाइप्स ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंट क्लियर नहीं हुआ. टाइप्स ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंट, क्यू या और इसको EQ से भी डेजिग्नेट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, सर प्लीज रिपीट द EFG इन डिटेल्स, कि सर EFG को जरा डिटेल में बता दीजिए. EFG इन डिटेल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. फोर्थ प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई थी कि सर जो NQR होता है वो केवल सॉलिड स्टेट में कैसे मिलता है. वाई NQR इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड और गैसियस स्टेट. लिक्विड और गैसियस स्टेट्स, कि भाई ना लिक्विड में मिलता ना गैस में मिलता, केवल कहां मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है. चौथा जो मुझसे पूछा गया था वो कहा था कि सर आप जरा स्प्लिटिंग ऑफ NQR स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करें. सर NQR स्पेक्ट्रम को जरा सा आप हमें बता दीजिए, NQR स्पेक्ट्रम क्या होता है. ठीक, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ NQR स्पेक्ट्रम. तो मेन मेरा आज का वीडियो लेक्चर है वो यही इसी से होगा, ठीक है ना. लेकिन ये जो बीच में जो क्वेरीज मुझसे रेज करी गई थी उनको भी मैं डिस्कस करूंगा. अच्छा, और एक लास्ट में एक चीज उन्होंने बच्चों ने मुझसे पूछा था, सर कैसे डिटरमाइन करते हैं क्वाड्रुपोल जो NQR स्पेक्ट्रम होता है, एनर्जी लेवल्स कैसे हम लोग निकालेंगे, उसकी एनर्जी कैसे डिटरमाइन करेंगे, या इस पर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो हम कैसे करते हैं. ठीक है ना, जो एनर्जी लेवल्स एंड या हम क्या कह सकते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ क्वाड्रुपोल एनर्जी लेवल्स. इनको हम क्वाड्रुपोल एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं. ठीक है ना. तो ये कुछ बिंदु थे जो मुझसे काफी बच्चों ने मेल के थ्रू या अपने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू या इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. कुछ तो मैंने जवाब अपने कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं, रिप्लाई उनको किया है, लेकिन आज ये डिटेल में इसको कर लेते हैं. ठीक है ना. तो हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रुपोल मूवमेंट से, फिर वन बाय वन जो इनकी क्वेरीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते चलेंगे. सॉरी, क्वाड्रुपोल मूवमेंट. एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमारी NQR की डेफिनेशन किस तरीके से थी. जो पिछले बार मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, उसमें मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ, हम उस
उससे रिलेटेड आपका जो जब स्टडी करते हैं तो एनक्यूआर में स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। लेकिन अब मैं इसको जो पता है, देखिए इसको और क्योंकि तभी हम क्वाड्रुपल मूवमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। लिख देता है इसको हम क्वाड्रुपल मूवमेंट या न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसी के नाम। और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, इस तरीके से हम कई तरीके से इसको बोल सकते हैं। न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले जरा एक बार एनक्यूआर को डिफाइन कर लेते हैं कि सर एनक्यूआर क्या चीज है। एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेथड। एनक्यूआर वो मेथड, वो टेक्निक है विच इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज द, एनक्यूआर के बारे में बात कर रहा हूं पहले, क्योंकि इससे ही फिर हम यहां पे पहुंचेंगे। विच इज used to characterize the chemical compounds आगे क्या कहेंगे, having quadrupole nuclei, having quadrupole न्यूक्लियाई। मतलब हम कह सकते हैं एनक्यूआर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें किसी कंपाउंड के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं जिसमें क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई होता हो। ठीक है जी, ये बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब आपने कहा सर क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई, यहां एक नया वापस दोबारा से, ठीक है ना, क्वाड्रुपल अब हम इस पे आने वाले हैं, ठीक है ना। क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई क्या हुआ जी, क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई सर, आप क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई को लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसको चार्ट के बेसिस से बताया था कि 4 आपके होते हैं। आज जरा इसको थोड़ा सा साइंटिफिक चलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, कि भाई कोई भी दुनिया का वो न्यूक्लियाई जिसमें आई की वैल्यू, जिसमें न्यूक्लियर स्पिन, आई मतलब न्यूक्लियर स्पिन इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल होता हो, इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल मतलब 1 हो, 3/2 हो, 2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो, ठीक है, इस तरीके से 3 हो, 3 बीच में मैं लिखना भूल गया, लीजिए 3 हो, ठीक है ना। तो मतलब आपका इंटीग्रल हो या हाफ इंटीग्रल हो, तो हम कह सकते हैं ऑल द न्यूक्लियाई विद इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखिए, मैंने बताई थी भाई दुनिया का कोई भी न्यूक्लियाई हो, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, इस न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल या क्या होना चाहिए, और हाफ इंटीग्रल, इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल हो, और साथ में क्या होना चाहिए, हैविंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इन एडिशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। इसके साथ क्या होना चाहिए, हैविंग न्यूक्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, ठीक है, जो ये मैंने पहले लिखा था, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट along with या in addition to मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक, ये तो मैं बड़ा बेसिक शुरू से पढ़ाता चला जा रहा था, अपनी जो जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी जो मैंने अपना लेक्चर दिया था उसमें भी हमेशा मैं बताता हूं भाई कोई भी चार्ज बॉडी है अगर वो रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करती है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो कांस्टेंट मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करती है, अपना क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेशन करता है, न्यूक्लियर स्पिन जब वो करता है उस वक्त उसमें क्या चीजें, एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट पैदा होता है, साथ में क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो जाता है। तो माय डियर हम इसकी स्टडी करते हैं यहां पर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट, ठीक है ना। तो हम यहां पर देखते हैं जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट है इसका बिहेवियर जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है आसपास उससे क्या किस तरीके से कोरिलेट करता है, ठीक है जी। तो हम
बड़ा सिंपल तरीके से अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि यहां पे आने के लिए मुझे एक बार इसको वापस रिकॉल करना था। ये हमारा रिकॉल हो गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट। एक बार तो आपने पढ़ ही लिया है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई क्या है। क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई दुनिया का कोई भी वो न्यूक्लियाई जिसमें न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू हो या हाफ इंटीग्रल वैल्यू हो, अलोंग विद किसके, कि सर उसमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट हो इन एडिशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसे दुनिया के सारे न्यूक्लियाई को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मूवमेंट है वो क्या है, उसको भी डिफाइन कर देते हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट ये वो पैरामीटर है, या हाँ इट इज अ पैरामीटर विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ अ स्पिनिंग न्यूक्लियाई। मतलब इट इज अ पैरामीटर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या, या डिस्क्राइब भी कह सकते हैं, डिस्क्राइब, विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब्स क्या चीज, सॉरी डिस्क्राइब्स द क्या चीज, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ किसका, ऑफ ये आगे ध्यान रखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, स्पिनिंग न्यूक्लियाई। मतलब ये वो पैरामीटर है जो किसी भी घूमते हुए न्यूक्लियस का जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम अभी यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कोई भी दुनिया के अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑल द न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियाई डोंट हैव द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। सब में नहीं होता इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बट न्यूक्लियाई हैविंग न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 कैन हैव, जिसमें आई की वैल्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 होगी, they can have electrical quadrupole moment, they can have electrical quadrupole moment। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें अभी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि जिसमें स्फेरिकल नहीं होता है, इससे कम में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। वो हम आगे जब हम बात करेंगे तब कर लेंगे। अब यहां पर हमने क्या, अच्छा ये इसके बाद क्वाड्रुपल मोमेंट जो मेजर करते हैं, अब यहां पर इसी को जरा सा दोबारा कर लीजिएगा, डेफिनेशन को दोबारा एक तरीके से रिकॉल करा रहा हूं, किस तरीके से कि जो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट होगा वो बेसिकली बताएगा क्या, ठीक है ना, किस तरीके से इसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, ये पार्ट जरूर याद करिएगा। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ए स्पिनिंग। अब इसको डायरेक्ट क्या, मेजर डेविएशन, ये क्या बताता है, एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू मेजर द डेविएशन, डेविएशन किस चीज का, डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम किससे, जो आपकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, जो न्यूक्लियर, अभी मैंने बताया आई की वैल्यू जब 0 होगी या आपका 1 से कम होगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो बेसिकली हम इसका यूज ये करते हैं, जो स्फेरिकल सिमेट्री है उससे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, ओवल शेप में आ गया है या फ्लैटेंड शेप में आ गया है, ठीक है ना। तो हमें ये पता लगता है डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, it is used to measure the deviation of nuclear charge from spherical symmetry। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्फेरिकल सिमेट्री से कितना चार्ज, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना चेंज आया है, जो स्फेरिकल सिमेट्री थी उससे वो आपका इलोंगेट हो गया है या फ्लैटेंड हो गया है, इस चीज को भी हम मेजर करने में ये यूज करते हैं, ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट, यहां से आपको पता लगेगा कितने तरह का होता है, ठीक है जी।
अब जो नंबर 2 प्रॉब्लम थी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट। अब ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका था, 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब जरा इसको प्रॉपर, वैसे तो 3 तरीके से कह सकते हैं सर। एक स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल तो 0 है, ठीक है ना, न्यूक्लियर स्पिन 0 है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो उसमें 2 तरह के हैं। एक तो हमने बताया था सर, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अब इसको क्या पॉजिटिव निगेटिव को कैसे कहेंगे, ये मेरे से बच्चों ने क्वेरी करी, सर टाइप्स नहीं हमें क्लियर हुए, ठीक है ना। तो ये तो देखिए, मैं आपको पहले ही अपनी पुरानी डेफिनेशन पुराने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। क्वाड्रपोल मोमेंट, द टाइप्स ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है ना, हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। जो शेप है, इट इज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द, मतलब जो क्लासिफिकेशन किया है वो न्यूक्लियस की शेप से किया है कि, तो ये 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव का हो, निगेटिव का हो, या प्रोलेट और ऑब्लेट का हो। इसी को क्या कह सकते हैं, प्रोलेट, ऑब्लेट, प्रोलेट या ऑब्लेट। और क्या कह सकते हैं सर, ये है आपका जो प्रोलेट होता है क्या, एग शेप, और ये कैसा होता है, ये नॉब शेप, ये नॉब शेप हो गया, जैसे हैंडल की नॉब होती है कुछ इस तरीके से। अब ये होता कैसे है कि सर हमें तो तब भी समझ नहीं आया था, आपने पहले बताया था, तो बड़ा सीधा सा है। देखो बच्चे कि अगर भाई 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस मान ली, ये स्पिनिंग एक्सिस है कि जहां पे घूम रहा है, ठीक है ना। अगर आपका न्यूक्लियस जो स्फेरिकल सिमेट्री है उससे इलोंगेट कर गया है पैरेलल टू जेड एक्सिस, या जो स्पिनिंग एक्सिस है उसके अलोंग, ठीक है ना, जो आपका इलोंगेशन हुआ है, इलोंगेशन अलोंग टू स्पिनिंग एक्सिस, इलोंगेशन हुआ है, किसके इलोंगेशन हुआ है, स्पिनिंग एक्सिस के इलोंगेशन हुआ है, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रोलेट, पूरा लिख देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, या प्रोलेट सिमेट्री कह सकते हैं, ठीक है जी। और जब आपका फ्लैटेंड हो जाता है अलोंग द स्पिनिंग, ये स्पिनिंग या जेड एक्सिस को क्या, ये आपकी स्पिनिंग न्यू एक्सिस थी, ठीक है ना, तो ये स्पिनिंग एक्सिस के अलोंग फ्लैटेंड हो जाए, तब उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लेट या निगेटिव, ठीक है। मतलब बेसिकली पावर पॉजिटिव का क्या मतलब है, क्वाड्रपोल मोमेंट क्यू, क्यू क्या हो जाता है, मोर देन 0, और इसमें क्यू क्या हो जाता है, लेस देन 0, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यू क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0, और यहां पे क्यू क्या हो जाएगा, मोर देन 0, ठीक है। और कैसे डिफाइन करते हैं, जब आपकी स्पिनिंग एक्सिस के अलोंग ये फ्लैटेंड हो जाता है आपका न्यूक्लियाई, तब उसको नॉबलाइक स्ट्रक्चर या आपको ऑब्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। और जब वो इलोंगेट उसके अलोंग हो जाता है, तब क्या होता है, तब क्या कहते हैं उसको, एग शेप या प्रोलेट सिमेट्री, या क्यू इज ग्रेटर देन 0। और अगर स्फेरिकल है उस टाइम क्या होगा, स्फेरिकल के टाइम क्या है, मतलब आपका न्यूक्लियर इसका जो क्यू है, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बिकम्स 0। स्फेरिकल में क्यू क्वाड्रपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए कवर होता है। अब हम अपने जो इसके बाद एक क्वेरी थी, वो थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट पर। EFG, इसको स्मॉल क्यू से भी डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है ना, EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। तो ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज, जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट एन एटॉमिक न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, मतलब जो आसपास का इन्वायरमेंट हो सकता है, बराबर में कोई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना, या न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उस इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट से जो रेट ऑफ चेंज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ठीक है ना, उसको मेजर हम क्या करते हैं, किस फॉर्म में, ईएफजी की फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की फॉर्म में। अब इसको मैथमेटिकली, और जब मैं आपको बता देता हूं भाई मैथमेटिकली ये क्या होता है, एक रियल सिमेट्रिक टेंसर है। इट इज है मतलब क्या है, रियल सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है, जिसमें आपको दो पैरामीटर, कम से कम दो पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं इसको स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसको यूजुअली कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ईटा इक्वल्स टू क्यू एक्स एक्स माइनस क्यू वाई वाई डिवाइडेड बाई क्यू जेड जेड, ठीक है। ये आपके ये भाई तीन पैरामीटर चाहिए, इसमें कम से कम दो पैरामीटर चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। और ये इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें क्यू तो आपका क्या हो गया, एफ जी, और ईटा क्या है, ईटा एसिमेट्रिक पैरामीटर है। ईटा क्या है, एसिमेट्रिक पैरामीटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईटा इज एसिमेट्रिक पैरामीटर विच इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ ईएफजी फ्रॉम एसिमेट्रिक शेप। ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ डेविएशन, डिग्री ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, ऑफ ईएफजी, किसका, ईएफजी का डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम एसिमेट्रिक शेप। भाई कितना आपका डेविएशन हो रहा है आपका शेप से, जो स्टैंडर्ड शेप है उससे कितना डेविएशन हो रहा है, ईटा ये बताता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईटा किस चीज पे डिपेंड करता है, ईएफजी। इवन यही बाद में यही देखिए, यहीं से हमें पता लग रहा है, यानी स्प्लिटिंग किस पे निर्भर करती होगी, ईएफजी पे निर्भर करती होगी, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है भाई, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं। जितना ज्यादा चेंजेस आता चला जाएगा वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कर रहा है, ठीक है जी। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हम लोग छोटी गलती कर देते हैं, और यहां पर ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ईएफजी को भाई इस पे तीन तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे न्यूक्लियाई के चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी फार्मूले के बेसिस से हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जब क्यू एक्स एक्स और वाई और जेड में क्या रिलेशन है, इसके बेसिस पर। इफ क्यू एक्स एक्स माइनस क्यू वाई वाई इक्वल्स टू क्यू जेड जेड, then EFG is spherical, then EFG क्या होगा, तो आप खुद सोचिए, स्फेरिकल है अगर EFG, मतलब जो आपका रेट चेंज है, मतलब इन्वायरमेंट जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, इसका मतलब डीजनरेट स्टेट में चारों तरफ क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सिमिलर, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, ये है इसका मतलब। यानी आपका जब चारों तरफ क्वाड्रुपोल मोमेंट के चारों तरफ आपका कोई इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो इंटरेक्शन कहां से होगा। जब इंटरेक्शन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, तो एनर्जी लेवल्स कैसे पैदा होंगे। एनर्जी लेवल्स पैदा नहीं हुए तो उसमें क्या है भैया, आपके ट्रांजिशंस नहीं मिलेंगे, नो रेजोनेंस कैन अकर। इस केस में नो रेजोनेंस कैन अकर, ठीक है जी। अब दूसरी, ये तो वन स्टेट कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भैया क्यू एक्स एक्स माइनस क्यू वाई वाई नॉट इक्वल्स टू क्यू जेड जेड। अगर हमने कहा सर ये स्टेट है, तो दिस स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्सियल सिमेट्री, दिस स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्सियल सिमेट्री along the z axis, along the z axis. In this situation, any two field gradient are determined by the third one. इस स्टेट में, और यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जो आगे करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो तीसरी वाली स्टेट आएगी कि सर तीनों ही इक्वल नहीं है। इस केस में तो हम क्योंकि निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि EFG बिकम्स नॉन सिमेट्रिक एंड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स, ह्यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम मिलता है हमें।
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने तीनों चीजें आप मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, क्योंकि एक लास्ट बचा हुआ था कि सर वो सॉलिड स्टेट में क्यों मिलता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्यों नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। जब सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में, आप जब अपने कमरे को खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो जब सुबह सुबह धूप आती है तो आप देखते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल आपको रैंडम मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। क्या उस वक्त कमरे में आपको हवा चलती हुई महसूस होती है? बिल्कुल नहीं चलती है। आप कहते हो वेलोसिटी क्या है एयर की? 0। क्यों? जो रैंडम मोशन है, जिगजैग मोशन होता है, उसमें सब एक दूसरे से पार्टिकल्स टकराते रहते हैं, तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। बस यही कंसेप्ट यहां पे लगा हुआ है। कैसे? कि भाई लिक्विड और गैसियस स्टेट में, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं जो मुझसे क्वेरी करी गई थी, क्योंकि जो बाकी आके क्वेश्चन है वो तो अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की मेरी लेक्चर का पूरा थीम ही वही है एनर्जी लेवल्स पे। तो पहली चीज कि भाई जब गैसियस और लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होता है, मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वेरी फास्ट, ठीक है, रिजल्टिंग क्या मिलता है? फास्ट टम्बलिंग मोशन मिलता है। फास्ट टम्बलिंग मोशन हमें मिलता है। देयरफॉर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है चेंजेस कंटिन्यूअसली, बहुत तेजी से चेंज होता रहता है। तो बेसिकली जैसे ओवरऑल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो रेट है, चेंज है, वो क्या हो जाता है? EFG एवरेजेस टू 0। ठीक है जी। ये फास्ट जो आपकी टम्बलिंग मोशन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज है, जो चेंज होता रहता है बार बार कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बार बार चेंज होता रहता है, उसकी वजह से EFG एवरेज टू 0 हो जाता है। तो भैया जब आपका EFG 0 हो गया तो इंटरेक्शन कहां किसके बीच में होगा? इंटरेक्शन कराना है ना NQR के लिए, तो इंटरेक्शन ही खत्म हो गया। जब इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वी कांट एनालाइज द सैंपल। तो इसीलिए हम केवल किस में करते हैं? सॉलिड स्टेट में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजुअली थ्योरी में बहुत पूछा जाता है। हम लोग जब अपने इंटरनल एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन देते हैं तो मन पसंदीदा क्वेश्चन है, आप लोग भी इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने स्प्लिटिंग। अब मेन हमारा क्या आ गया है? स्प्लिटिंग ऑफ NQR स्पेक्ट्रम। स्प्लिटिंग ऑफ NQR स्पेक्ट्रम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एनर्जी लेवल्स बताऊंगा। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और कैसे उनकी एनर्जी डिटरमाइन करी जाती है, तब स्प्लिटिंग हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल्स पहले हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी लेवल्स। पेन थोड़ा खराब था। अब एनर्जी लेवल्स, अब यहां कैसे एनर्जी लेवल्स पैदा होंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको फिर से वापस एक बेसिक से बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। जब न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट, हम न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट को और क्या कह सकते हैं जरा सोचिए? नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूक्लियर और क्या वो नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आपको अभी एप्लीकेशन में सिखा चुका हूं, नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कहा भाई हमने इसको? क्योंकि न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट कब पैदा होगा? जब आई की वैल्यू क्या होगी? एक या एक से ज्यादा, और उस वक्त आपकी उसकी जो स्फेरिकल सिमेट्री है वो चेंज हो चुकी है, या तो प्रोलेट हो चुकी है, ऑबलेट हो चुकी है। बात आ गई समझ में? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब अब मैं इसको देखिए एक डायग्राम से बताता हूं। ये न्यूक्लियस था कोई, ठीक है, इसकी आई की वैल्यू व्हेन आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, तो अब न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट? सपोज करिए मैं इसको प्रोलेट में ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्रोलेट में ले रहा हूं। घूमता हुआ न्यूक्लियाई है कि, और जेड एक्सिस के अलोंग ये घूम रहा है, उसी के अलोंग क्या हो गया है? इलोंगेट हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, सॉरी, ठीक है, इलोंगेट हो चुका है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे?
अब आपने क्या किया सर, इस न्यूक्लियस को उठा के कहां प्लेस कर दिया, नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसके चारों तरफ जो आपने लगाया ये क्या है, नॉन सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों तरफ क्या प्लेस कर दिया, नॉन सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम कह सकते हैं जब किसी एक नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियाई को या न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट हैविंग न्यूक्लियाई को नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब पोटेंशियल एनर्जी होती है क्वाड्रुपोल की, भाई न्यूक्लियस की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें चेंज होने लग जाता है। उसमें क्या है, इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। और जो चेंज होगी डिपेंड किस पे करेगी, द वेरिएशन इन द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन किस चीज पे करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाड्रुपोल मोमेंट विद द फील्ड। बस ये लिख लीजिएगा यहां पर, चेंज इन द, या वेरिएशन लिखना चाहिए, वेरिएशन इन द एनर्जी ऑफ अ क्वाड्रुपोल, वेरिएशन इन द एनर्जी ऑफ अ क्वाड्रुपोल डिपेंड्स अपॉन orientation quadrupole movement, with the field। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भैया वेरिएशन होने लगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने लगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जैसे ऐसे क्वाड्रुपोल मूवमेंट में चेंज आएगा। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये तो हमें पता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। जो क्वाड्रुपोल मूवमेंट है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन पर। डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे तो हम क्या कह सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू क्रिएट द वेरिएशन इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी क्या होने लग जाता है, उसकी वजह से अलग अलग चेंज होने लग जाता है, और विच गिव राइज टू कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट्स, ठीक है जी। जब हम डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा, ठीक है ना। बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये भी कह सकते हैं वेरिएशन किस में आने लग जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आने लग जाएगा। और जब वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो क्या पैदा कर देगा, डिफरेंट या कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट्स पैदा कर देगा, ठीक है जी। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। डिफरेंट ओरिएंटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके क्या पैदा हो गए यहां पर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पैदा हो गए पोटेंशियल एनर्जी के ओरिएंटेशन के चेंज होने से। अब ये जब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पैदा हो गए, इनके बीच में ट्रांजिशंस होता है। इन लेवल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो ट्रांजिशंस होता है, यहां के बीच में जो ट्रांजिशंस होगा, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, NQR ट्रांजिशंस। यही आपके क्या कहलाएंगे, NQR ट्रांजिशंस कहलाएंगे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस चीज को आप लोग याद करिएगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू मोर देन 1 या इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, और इससे कम में अच्छा इससे कम होगा अगर आई से लेस देन 1 है तब, आई से लेस देन 1 या इक्वल्स टू 0 है तब ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है तो डी स्टेट तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, एनर्जी लेवल्स तो तब भी है, लेकिन वो डीजनरेट स्टेट में, डिफरेंस नहीं कर सकते आप उन्हें एक साथ क्लब में है। तो जब तक ये एनर्जी लेवल्स बेसिकली अलग अलग नहीं होंगे तो आप ट्रांजिशंस कहां करेंगे, ये है कहानी इसकी, ठीक है जी। कि ये जैसे ही इसमें ओरिएंटेशन चेंज आता है, इसकी एनर्जी चेंज हुई, इसका इंटरेक्शन जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके साथ उसके इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट तरीके से होगा, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पैदा हो जाते हैं, उनके बीच में गैप आ जाता है। बेसिकली वो अलग अलग जो डीजनरेट स्टेट है उसकी डीजनरेसी रिमूव हो जाती है। रिमूव होने से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पैदा हुए, उनके बीच में ट्रांजिशन आसानी से पैदा हो जाता है। इस तरीके से आप उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी भी आप क्या है निकाल सकते हैं। द एनर्जी ऑफ वेरियस क्वाड्रुपोल स्टेट्स हम कैसे निकालते हैं भाई, वो भी लिख लीजिए। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा फार्मूला। वेरियस क्वाड्रुपोल स्टेट्स की कैसे निकालेंगे,
पर्टिकुलर किसी भी क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है उसको हम क्यू से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं और ई क्यू से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, सॉरी ई क्यू से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि बुक्स में ई क्यू लिखा रहता है तो मैंने यहाँ पे ई क्यू लिख दिया, अदरवाइज आप इसको खाली क्यू भी लिख सकते हैं, कोई इसमें अलग बात नहीं है, ठीक है ना। डॉट क्यू ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो गया है। क्या हो गया है, क्यू स्मॉल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है, ई क्यू आपका क्या है, क्वाड्रपोल मोमेंट है। इस चीज को ध्यान रखें, न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट, मतलब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे एम आई क्या है, एम आई क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। एम आई क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया है। 4i और 2i-1, ठीक है। और ये आपका क्या है, आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, यहां पे लिख लीजिएगा वेयर न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यू यहां पर क्या है, स्मॉल क्यू EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, और एम आई क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू क्या होगी, -i से -i2 + i इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी बीच में आएगा। और आपका आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है जी। यहां पर एक बात और बता देता हूं, जो EQ डॉट क्यू है, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट एंड EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड क्वाड्रपोल कपलिंग कांस्टेंट, QQC। ये अलग से क्या कहलाएगा, Q.C.C क्वाड्रपोल कपलिंग कांस्टेंट। ये भी कई बार पूछा है, इसमें न्यूमेरिकल में कई बार आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हमारा मेन भैया, इस फार्मूले को तो देखिए आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जितने भी स्प्लिटिंग दिखाने जा रहा हूं इस फार्मूले से हम उसकी एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। आप इस चीज को अलग से मैं ऊपर लिख देता हूं यहां कोने में, जिससे कि हमें निकालने में आसानी रहे। (3mi² - i × i + 1 और 4i × 2i-1। अब मैं इसको रब करके आपको स्प्लिटिंग बता रहा हूं आपको। अच्छा, स्प्लिटिंग मैंने बताया था किस चीज पे डिपेंड करेगी, स्प्लिटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बीच में बताया था। स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्यू, स्मॉल क्यू, EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो डिटरमाइन कर रहा है। तो जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग इन NQR डिपेंड्स अपॉन Q या EFG। EFG डिटरमाइन करता है, Q डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। मैं लिख भी देता हूं, Q determines the extent of splitting, ठीक है। और फार्मूले में तो है ही है, ठीक है जी। क्वाड्रपोल मोमेंट तो आपका न्यूक्लियस का है, ये इन्वायरमेंट वो जो चेंज आता है, जो रेट ऑफ चेंज है वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी लेवल्स कितने दूर दूर जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोग एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब डायरेक्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग देखेंगे। तो इसके लिए तो कोई न्यूक्लियाई लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियाई हैविंग i = 1, क्योंकि 1 से हम 1 से स्टार्ट करते हैं, i = 1। अब i = 1 है, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए आपका मैग्नेटिक m की वैल्यू क्या होगी, -1 फिर 0 + 1, -1 to 0 होती है ना, सॉरी -1 to +1, तो बीच में 0 आ गया। 3 आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गए। अब यानी 3 एनर्जी लेवल्स हैं। अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, जब ये अभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ तब ये क्या है, डीजनरेट स्टेट में 1 2 3,
ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। अब आपने यहां पे आप इसके बाद जब इसमें इंटरेक्शन शुरू हुआ तब इसमें क्या होगा, तब आपका ये जो स्फेरिकली है वो क्या होने लग जाएगी। अब सबसे पहले अभी अभी बीच में बताया एक्सियली सिमेट्रिक फील्ड, क्योंकि जो अनसिमेट्रिक है बिल्कुल वो तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो जब सबसे पहले आपका जेड एक्सिस के अलोंग आपका, या कह सकते हैं स्पिनिंग एक्सिस के अलोंग जब आपका उसमें चेंजेस आता है न्यूक्लियस में, तब वहां पे क्या चेंजेस आएंगे, गौर करिए। तो जो आपका यहां पर आपके कितने थे, 3 एनर्जी लेवल थे, ठीक है ना। तब आपका यहां पर और जो आपका वो रहता है सिलेक्शन रूल क्या है, +-1, एक का डिफरेंस रहेगा। तो आपका क्या है 0 और mi क्या हो गया +-1, ठीक है। अब ये डबली डीजनरेट स्टेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है जी। यहां पर डबली डीजनरेट, अब इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड में होता है, वो जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अभी वो भी बताऊंगा। लेकिन शुरुआत हम जो बेसिक शुरुआत है, यानी कि यहां पर इसको क्या बोलेंगे, एक्सियली सिमेट्रिक फील्ड। और ईटा अभी भी क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। जो पैरामीटर है वो अभी भी आपका क्या है 0 है। इस केस में आपको क्या है, एक ट्रांजिशन मिलेगा, 1 ट्रांजिशन, ठीक है, mi 0 से 1। अब यहां पर जो एनर्जी लेवल्स हैं सर, ये एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी एनर्जी ऑफ m0 कर देता हूं, और यहां पर एनर्जी किसकी, m1 की अगर हमें निकालनी, तो फार्मूला आपके सामने है, आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो। EQQ डॉट, यहां पे m की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना, ये 0 माइनस i क्या हो गया, i आपका क्या था, आपका 1 था, 1 + 1 4i 1 और 2 × 1 -1। अब जरा देखिए क्या निकल के आया है भाई, ये माइनस में आ गया, कितना आया -2, और ये आपका क्या आ गया है 4। तो आपका आंसर क्या है, -2/4 EQQ। मतलब इस आपकी एनर्जी की आप कैसे लिखेंगे, -2/4 EQQ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये आपकी ग्राउंड लेवल की आपकी एनर्जी आ गई। अब ऐसे ऊपर वाले की निकालेंगे, सेम फार्मूला पुट करेंगे, बस यहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 जब रखेंगे तब आपका आंसर क्या आता है, ये सेम रहेगा बिल्कुल। लेकिन यहां पर जब पुट करने के बाद आपका ही चेंज हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगी और ये हो जाएगा EQQ/4। मुझे तो याद है, लेकिन आप लोग कैलकुलेट सेम इस फार्मूले में चाहे तो मैं रख के दिखा सकता हूं। EQQ एक बार और कर देते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का, क्योंकि 3 × 1 का स्क्वायर माइनस i भी 1 था, और 1 + 1, और यहां हो गया 4 × 1 2 × 1 -1। तो ये आपका आ गया है EQQ 3 - 2 और 4, तो ये 3 - 2 बचा 1 EQQ/4 प्लस में। तो ये आपकी एनर्जी किसकी आ गई है, ऊपर की। अब आप चेंज निकालना चाहें कि सर हम तो इसका बीच का डेल्टा ही निकालना चाहते हैं, तो हायर में से लोअर घटा दो, EQQ / 4 माइनस और ब्रैकेट में -2/4 EQQ, सॉरी इसको Q, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, 3 EQQ/4।
ये चेंज आ गया, दोनों के बीच में एनर्जी में कितना चेंज है। इस तरीके से आप किसी भी एनर्जी लेवल की, किसी भी गिवन क्वेश्चन की आप एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर न्यूक्लियाई हैविंग आई इक्वल्स टू 3/2, अगर किसी न्यूक्लियाई में 3/2 है, 2 है, ऐसे किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं 3/2। तो एम आई की वैल्यू क्या होगी, -3/2। -3/2 के बाद एक का, भाई सिलेक्शन रूल क्या कहता है, 1 का गैप आना चाहिए, तो आपका क्या आ गया, -½ ½ के बाद 1 का गैप करेंगे तो क्या आ गया, +½ अब इसमें 0 नहीं आएगा, अब आपका क्या आ गया, ये +3/2, -i से +i तक चलता है ना। तो आपने कहा सर ये सर हमारे आपके 4 एनर्जी लेवल्स आ गए इसमें। अब ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, आपने कहा था 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके 4 आ गए। अच्छा, मैं पिछले वीडियो में पिछले पॉइंट में मैं आपको बताना भूल गया था, आगे कैसे फर्दर स्प्लिटिंग होगी वो इसमें देखिए हम बात कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये 4 थे, अभी यहाँ पे सेम वही है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड है। ये क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई अभी इंटरेक्शन नहीं है। अब इसके बाद जब आपका इंटरेक्शन आना शुरू हुआ, आपने कहा सर ये आपने 2 कैसे बना दी, क्योंकि अभी डबली डिजनरेट स्टेट में रहेगा कि जो आपके हाफ वाले हैं +-½ वो एक स्टेट में, और जो ±3/2 वाले हैं वो एक स्टेट में, ठीक है जी। अब आपने कहा सर ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया, ये मैंने डिसाइड नहीं करा भैया, मैंने तो एनर्जी के फार्मूले में वैल्यू पुट करके रखी। जब वैल्यू पुट करके रखी तो मुझे पता लगा आपकी जब हाफ वैल्यू होती है एम आई की, तब एनर्जी क्या आती है, आप 2 तरीके से निकालेंगे। ई निकालेंगे एम जब हाफ है, और ई निकालेंगे जब एम क्या है 3/2 है, जैसे मैंने अभी पीछे फार्मूले में रखा था। तो अब यहां पर आप एनर्जी निकालेंगे तब आपकी क्या आएगी, अगर एम आपकी क्या है, हाफ है, हाफ के टाइम में आपकी एनर्जी क्या आएगी, -EQ/4। और इस वाले केस में ये मुझे, क्योंकि आसान एग्जांपल्स हैं तो इसलिए मुझे याद है, बाकी में तो मुझे भी निकालना पड़ेगा, +EQ/4। यहाँ पे प्लस रहती है और इसमें माइनस रहती है, ठीक है जी। तो ये आप एनर्जी क्या कर देंगे, निकालेंगे। तब ये मुझे पता लगा कि इसकी माइनस में आ रही है तो मैंने ये लेवल नीचे बनाया, इसकी प्लस में आ रही है तो लेवल मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। ये डबली डिजनरेट स्टेट में। ऐसे ही आप इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो, डेल्टा ई क्या आ गया, EQ/4 माइनस EQ/4। E2 माइनस, वो आपने हायर में से लोअर घटाना है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका क्या आ गया, EQ/2, ठीक है। और h न्यू, इससे फ्रिक्वेंसी भी आ सकती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर डिटरमाइन द ये क्वाड्रपोल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताओ, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 2, और h की वैल्यू तो आपको पता है, आप आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रपोल कपलिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकल आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब मैंने यहां पे कि ये फर्दर नहीं आपको मैंने बताया, ये तो आपने देख लिया कि सर आपने इसके बाद आपने ये नहीं हमें बताया कि सर आगे हमें क्या करना है, कि भाई इसके बाद ये भी तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ईटा नॉट इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा, ईटा इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी स्टेट है, मैंने लास्ट वाले में बताई थी, क्या लिखा था, एक्सियली नॉन सिमेट्रिक। ये क्या लिखा था, एक्सियली, सॉरी ये क्या लिखा था, एक्सियली सिमेट्रिक। और ये क्या होगी, एक्सियली, यहां लिख देता हूं, नॉन सिमेट्रिक। एक्सियली नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। तो जो शुरू के एग्जाम्पल हैं उसमें तो हमें ये स्पेक्ट्रा दिखाई दे जाता है, पर जैसे ही इसके बाद चलेंगे वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। वी ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। जब कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलेगा तो हमें जो नंबर ऑफ लाइंस है वो क्लियर नहीं हो पाती कि सर कितनी लाइंस मिली हैं। जो सब पीछे वाले एग्जाम्पल में था जिसमें आपने 0 और हाफ वाला किया था, 0 और हाफ, तो 0 तो ये 0 है, ये आपका क्या हो गया, ये बाइफरकेट हो जाता है, और 0 वाला क्या रहता है 0। तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे तो एक लाइन मिली और यहाँ पे आपको क्या मिला, एक ये और एक ये, यानी 2 लाइन्स, यहाँ पे 1 लाइन,
ऐसे इस केस में ये कितनी है, 1 लाइन, 1 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 1 लाइन कह लो या 1 फ्रीक्वेंसी कह लो, एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलता है एक्सियली नॉन सिमेट्रिक में, ठीक है, उस केस में आपको यहां से क्या है, ये आपने क्या किया, -½ ये आ गया इसका +½ ये आ गया -3/2 और ये आपका आ गया +3/2। तो आपका क्या हुआ, माइनस से यहां पर और एक ये गया ये, ठीक है जी, ठीक है। ये आप इस तरीके से, पर ये कॉम्प्लेक्स है, ये हम स्टडी नहीं करते, हम केवल कहां तक बात करते हैं, एक्सियली सिमेट्रिक स्टेट तक, ठीक है। आगे ये हम बनाएंगे नहीं, केवल क्या बात करेंगे, एक्सियली सिमेट्रिक स्टेट तक। एक्सियली नॉन सिमेट्रिक स्टेट हम नहीं पढ़ेंगे, ईटा नॉट इक्वल टू 0 पे हम नहीं बात करेंगे, ठीक है जी। हम केवल कहां बात करेंगे, अपनी एक्सियली सिमेट्रिक स्टेट पर, ठीक है जी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अब इसके बाद आने वाले हैं। अब आई हमारा क्या हो गया, आई देखो ये 1 हो गया, आई 3/2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, आई क्या हो जाएगा, आई इसके बाद क्या आता है, 2 आएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 है, 2 के बाद और दूसरे हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 का कैसे बनेगा भाई, अगर आई क्या है, 3rd बना लेते हैं और आई की वैल्यू क्या है 2, तो आप m की वैल्यू तो निकाल लेंगे, -2 -1 फिर 0 +1 और +2। आपके पास क्या आ गई, ये 5 स्टेट आ गई। तो आप कहेंगे सर हमें तो यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डीजनरेट स्टेट है अभी, ठीक है, अभी इसमें डीजनरेसी रिमूव नहीं हुई है। पर जैसे ही इंट्रैक्शन शुरू हुआ ये डीजनरेट स्टेट है, और जैसे ही इंट्रैक्शन शुरू हुआ, अब जरा देखिए कितने एनर्जी लेवल्स आ गए। अब एनर्जी लेवल्स कहां कहां बनेंगे, देखिए हमने तो प्रैक्टिस कर रखी है, आप पहले एनर्जी निकाल लीजिए फार्मूले में रख के, आपको पता लग जाएगा। ये डबली डीजनरेट, एक दूसरी डबली डीजनरेट और एक 3rd वन, ये आ गई किसकी, 0 की। ये किसकी आ गई, +-1। ये किसकी आ गई, +-2, ठीक है जी। आप कहेंगे सर हम तो मानते नहीं है भाई, इसमें एनर्जी निकाल, मैं एक एनर्जी निकाल देता हूं 2 वाले की, क्योंकि 2 की अभी हमने निकाली नहीं। आपने इसमें E की वैल्यू 2 रख दी, E = EQQ। आपने कहा सर m कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस i कितना था, i हमारा ऑलरेडी 2 था, ये 2 रख दिया, 2 + 1 नीचे 4, 2 × 2 - 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, EQQ 3 × 4, 2 × 2 4 -2 × 3 और 4 × 8 and 2 × 4 - 1 3, EQQ 12 - 6 24, EQQ 6/24, 6 4 24 means EQQ/4. EQQ/4 means energy of this level equals to EQQ/4 with plus sign, ठीक है। सेम आप डिटरमाइन करेंगे +1 वाले की, तब आपकी एनर्जी क्या आएगी, E = -1/8 EQQ, ठीक है। आप सेम किसकी निकालेंगे, 0 वाले की निकालेंगे, तब आपकी क्या आएगी, E = -1/4 EQQ। ये कोशिश का हो सकता है, मे बी मैं कुछ भूल गया हूं कोई, पर आप डिटरमाइन करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही मिलेगी, ठीक है ना। आप किसी की भी निकाल के देखेंगे, इस तरीके से आप एनर्जी लेवल। तो अब आपको कितनी भैया फ्रीक्वेंसी मिली है, कितनी लाइन मिली, आप कहेंगे सर हमें 2 फ्रीक्वेंसी मिली, 2 फ्रीक्वेंसीज मिली, ठीक है। इस तरीके से आप, और यहाँ पर ये सब मेंशन कर देंगे, 0 है, ठीक है ना, आप इस पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। एक्सियली सिमेट्रिक फील्ड है, और नॉन एक्सियली जो आपका सिमेट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होगा, वो हम नहीं देखेंगे। अब 5/2 में भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे 7/2। तो ये आप लोग के लिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूं। आप इस तरीके से एक आई आपका क्या न्यूक्लियर I = 5/2, ठीक है। अच्छा आपको ये नहीं आएगा,
आपको आई नहीं आएगा। ये भी आपको देंगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको NQR स्प्लिटिंग शो करनी है 13 एल्यूमिनियम 27 में, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आई की वैल्यू क्या है, आई क्या होता है 5/2 होता है। ये नहीं देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी और के लिए आपको कह सकते हैं Cl जो 17 होता है ना, क्लोरीन, Cl 36 वाला, 35 वाला नहीं, 36 वाला, इसके लिए न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट की आप स्प्लिटिंग करके दिखाइए। अब भाई क्यों करके दिखाइए, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू क्या होती है 2, जो इससे पहले मैंने आपको करके दिखाई थी, ठीक है जी। तो ये आपको न्यूक्लियस आएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियाई कि भाई ये इस तरीके से। तो आपके लिए मैं आज एक होमवर्क दे रहा हूं, किसका आपको दे रहा हूं, एक एल्यूमिनियम 27 आइसोटोप और दूसरा दे रहा हूं सीजियम। सीजियम का क्या होता है, देखिए मैं आपको आई की वैल्यू नहीं दूंगा, इसकी अपने आप ढूंढिएगा, ठीक है। इसकी 55-133 आइसोटोप का आपको न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट डिटरमाइन की स्प्लिटिंग करके दिखानी है, ठीक है, और एनर्जी लेवल्स डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। तो आप इसको मेरी मेल पर मुझे आंसर भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर करेक्ट आंसर बता दूंगा। आप फोटो स्क्रीनशॉट खींच के आप मेरे मेल पे डाल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा आपने स्पेक्ट्रा सही किया नहीं किया। इसके लिए आई की वैल्यू भी आपको देखनी है, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग करनी है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपको बतानी है कितनी मिलेंगी, क्या एनर्जी डिफरेंस भी आप लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। इस तरीके से आप इसके लिए तो देखिए मैंने बता ही दिया, आई इक्वल्स टू एल्यूमिनियम के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 5/2 होती है। इसके लिए आप लोग खुद करेंगे, आई की वैल्यू भी निकालेंगे और आप लोग आई की वैल्यू देखेंगे, बुक से देखेंगे और उसके बाद आप पूरा इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए मेरा कंप्लीट होता है, मैंने आपको स्प्लिटिंग विद एनर्जी लेवल सारे बता दिए हैं, और जो भी इसमें डाउट हो या क्वेरी हो आप मुझे मेल या कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।